गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आंकिक विधियां वाले चैप्टर में समलंब चतुर्भुज के नियम और सिम्पसन नियम से संबंधित कुछ सवाल हल करेंगे। पिछले पीरियड में हमने सिम्पसन नियम से संबंधित कुछ सवाल हल किए थे और उसी सवाल से हम आज फिर शुरुआत करेंगे, जो कि पीछे छूट चुका है। वो सवाल हमारा है, इस सवाल को हमने हल नहीं किया है, तो इस सवाल से पुनः हम आज शुरुआत करते हैं। हमारा सवाल है, एक वक्र निम्न बिंदुओं से गुजरता है और वो बिंदु के निर्देशांक 0 0, पहला बिंदु, दूसरा बिंदु 1 2, तीसरा बिंदु का निर्देशांक है 2 5, चौथे बिंदु का निर्देशांक है 3 9, पांचवें बिंदु का निर्देशांक है 4 3, छठवें बिंदु का निर्देशांक है 5 2 और सातवें बिंदु का निर्देशांक है 6 0। वक्र द्वारा एक्स अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल सिम्पसन नियम से ज्ञात कीजिए। चलिए, तो हम सिम्पसन नियम का प्रयोग करेंगे और उसके बाद हम उस वक्र के द्वारा घेरे गए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। देखिए, हमारा जो वक्र है वो इन बिंदुओं से होकर के गुजरता है, जिनके x और y निर्देशांक हमको क्रमशः दिए गए हैं, 0 0 1 2 और इस तरीके से आगे। तो हमें x अक्ष से घिरे उस क्षेत्र के क्षेत्रफल को सिम्पसन नियम के माध्यम से ज्ञात करना है। ये सवाल वैसे ही है जैसे हम पीछे सवाल में हल किए हैं, बस अंतर सिर्फ यही है कि इसमें x और y के जो निर्देशांक है वो बिंदुओं के रूप में दिए गए हैं। तो अब हम यहाँ पर इन्हीं बिंदुओं के इन निर्देशांकों को देख करके हमको डिसाइड करना है कि कौन सा मान x0 का मान होगा, कौन सा x1 होगा और कौन सा y1 y0 y1 y2 इस तरीके से होंगे। तो इन बिंदुओं के जो निर्देशांक है, ये प्रथम निर्देशांक वो x0 है, यहाँ द्वितीय बिंदु के x निर्देशांक x1 होगा और इस तरीके से क्रमशः आगे बढ़ते जाएगा। ऐसे ही इसके जो निर्देशांक है y निर्देशांक इन बिंदुओं के, वो क्रमशः y0 y1 y2 इस तरीके से आगे क्रमशः y निर्देशांक कहलाएंगे। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे, दिया है वक्र के बिंदुओं से, वक्र जो दिए गए हैं उनके बिंदुओं से हमें चुनना है x0 का मान 0, x1 का मान 1, x2 का मान 2, x3 का मान 3, x4 का मान 4, x5 का मान 5 और x6 का मान 6 दिया हुआ है। यह सवाल में ही दिया गया है। ऐसे ही y बिंदुओं के उन बिंदुओं के y निर्देशांकों को लिखें तो y0 बराबर 0 दिया है, y1 बराबर है 2, y2 बराबर है 5, y3 बराबर 9, y4 बराबर 3, y5 बराबर 2 और y6 का मान हमें दिया गया है 0। तो इस तरीके से इन बिंदुओं के निर्देशांक को ही देख करके हम डिसाइड कर लेते हैं कि कौन सा मान x0 है, कौन सा y0 है। अब हम सीधे सिम्पसन नियम का सूत्र लगाएंगे और इस वक्र के द्वारा
घेरे गए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो चलिए अब लिखेंगे हम सीधे सिम्पसन नियम से और सूत्र लगाएंगे। तो अब लिखेंगे हम सिम्पसन नियम से, क्योंकि सिम्पसन नियम से हमें क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कहा गया है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे नीचे में अभिष्ट जो निकालना है, अभिष्ट क्षेत्रफल। तो अभिष्ट क्षेत्रफल का जो सूत्र होगा वो होगा h/3 इंटू y0 प्लस y2n प्लस 4 इंटू y1 प्लस y3 प्लस डैश 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 y2n माइनस 1 तक प्लस 2 इंटू y2 प्लस y4 प्लस डैश डैश y2n माइनस 2 तक। तो इस तरीके से ये सिम्पसन नियम से हम उस वक्र के द्वारा घेरे गए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो चलिए जो मान हमें प्राप्त हुए हैं उन्हीं मानों को अब हम यहाँ पर रखेंगे। अच्छा, हम एक चीज़ भूल चुके हैं, उसे पुनः यहीं पर हम बना लेते हैं कि हम h का मान क्या रखें। तो h का मान उस सूत्र को में रखना पड़ेगा, तो उसे हम h के मान को यहाँ से निकालेंगे। जो x का प्रथम मान होता है वो a होता है और अंतिम मान होता है वो b। तो हम इस तरीके से a और b के मान प्राप्त करने के बाद n के मान को देखेंगे। तो n मतलब है इस वक्र के द्वारा जो क्षेत्रफल बनाया जाएगा उस क्षेत्रफल को हम समान भागों में विभक्त करते हैं, तो वो 6 भाग होंगे टोटल। तो इस तरीके से n का मान 6 होगा। तो चलिए हम h का मान निकालते हैं। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे यहाँ a बराबर 0, ये हम x0 का मान है वही a का मान होता है, और b बराबर x का जो छठवां मान है x6 का मान 6 वो b होगा, और n का मान यानी भागों की संख्या तो ये हो जाएगा 6। तो अब हम h बराबर फार्मूला लगाएंगे h निकालने के लिए, h बराबर b माइनस a अपान n। तो इस फार्मूले में जब मान रखेंगे तो b का मान 6 माइनस a का मान 0 और अपान 6, और इस तरीके से ये हमें 6/6 यानी 1 हमें प्राप्त होगा। तो हम उस h के मान को अब इस सूत्र पर रखेंगे, और रखने पर ये हमें प्राप्त होगा अगले स्टेप में 1/3 1/3, और y0 का जो मान हमें प्राप्त हुआ है उस मान को रखने पर ये 0 प्लस y2n का मतलब होता है, यहाँ पर 2n का मतलब है सम पदों की संख्या। तो यहाँ पर अंतिम जो पद है y का वो है y6, तो हम यहाँ पर y2n की जगह लिखेंगे y6। चलिए अगला जो स्टेप होगा, आगे प्लस फिर लिखेंगे 4। अब इस सूत्र को, सिम्पसन नियम के इस सूत्र को यदि हम इन मानों के आधार पे बदलें तो ये हमारा ब्रैकेट के अंदर में विषम पद वाले y के निर्देशांक को रखना है। तो ये हो जाएगा y1 प्लस y3 प्लस y5, और इस तरीके से यहाँ हम इसे बंद कर देंगे। तो ये इस ब्रैकेट में हम विषम पद वाले विभाजन बिंदु के निर्देशांक को लिखना है। चलिए आगे +2, इस ब्रैकेट में हम सम संख्याओं वाले विभाजन बिंदुओं के उन निर्देशांकों को लिखेंगे। तो ये हो जाएगा y2 प्लस y4, और इस तरीके से ये बड़ा ब्रैकेट बंद करना है। चलिए अब हम 1/3 लिखेंगे बराबर 1/3, और चूंकि हम मान पहले रख चुके हैं, यहाँ पर हम पिछले सवाल में y0 के मान को बाद में रखते थे, हमने पहले रख दिया है। तो चलिए ये 0 ही होगा, प्लस y6 का मान हम यहाँ से देख करके रखेंगे, तो ये है 0
प्लस 4 इंटू y1 का मान हमें प्राप्त है, सवाल में ही दिया है 2, तो इसको लिखेंगे 2 प्लस y3 का मान हमारे पास है 9 प्लस y5 का मान हमारे पास है 2। इस तरीके से 4 इंटू 2 प्लस 9 प्लस 2 प्लस 2 इंटू ब्रैकेट के अंदर में हम y2 के मान को रखेंगे तो y2 का मान 5 और प्लस y4 का मान हमारे पास है 3। इस तरीके से इन सारे मानों को रखने पर अब हम इनको हल कर सकते हैं, जोड़ घटाना कर सकते हैं। तो चलिए अगले स्टेप में हो जाएगा 1/3 और 0 को जोड़ने पर ये 0 ही प्राप्त होगा और 0 जो प्राप्त होगा वो इन सभी संख्याओं से जोड़ने पर हमें यही संख्याएं जो शेष मिलेंगे, इसलिए 0 को हम छोड़ सकते हैं। तो अब बच्चा 4 इंटू 2, 9 और 4 को आपस में जोड़ेंगे तो 13 मिलेगा और 4 के साथ में गुणा हो जाएगा, 4 गुणा 13 प्लस 2 इंटू 5 और 3 को जोड़ेंगे तो मिलेगा 8। तो इस तरीके से अब हम आगे इन संख्याओं को गुणा करेंगे और अगले स्टेप में हमें मिलेगा 1/3 बड़े ब्रैकेट के अंदर में 4 और 3 को 13 और 4 को गुणा करेंगे तो 13 चौक 52 होता है, प्लस 2 और 8 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 16, 8 दूनी 16। तो इस तरीके से अब 1/3 गुणा यहाँ से इन संख्याओं बड़े ब्रैकेट के अंदर की संख्याओं को जोड़ेंगे तो जो भी मिलेगा वो 1/3 के साथ में गुणा होगा। तो चलिए जोड़ते हैं, 2 और 6 हो जाएगा 8 और 5 और 1 6, 68 यानी 1/3 गुणा 68 यानी 3 से अब 68 को हम भाग देंगे तो ये हमें प्राप्त होगा। चलिए भाग देते हैं, 3 दूनी 6, फिर 3 दूनी 6, बच गया 2, दशमलव लगाएंगे तो हो जाएगा वो 20, 0 लगाने पर तो 20, 3 का पहाड़ा फिर से पढ़ेंगे तो 3 6 का 18, तो 20 में से 18 यानी 2 बचा तो फिर से 20 हो जाएगा और 3 का भाग करेंगे तो 3 6 का 18। इस तरीके से आगे और भी दशमलव के बाद की संख्याएं प्राप्त होंगी, लेकिन हमें दशमलव के बाद केवल 2 ही स्थानों तक ये क्षेत्रफल को ज्ञात करना है। तो इस तरीके से 22.66 ये वर्ग इकाई लिखेंगे क्योंकि ये क्षेत्रफल हम प्राप्त किए हैं वर्ग इकाई। तो ये उस वक्र के द्वारा घिरे गए क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें 22.66 प्राप्त होता है। तो लिखेंगे अंत में, अतः वक्र द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल 22.66 वर्ग इकाई होगा। तो इस तरीके से ये हमारा सवाल यहीं पर कंप्लीट होता है। यही हमारा आंसर है जो हमें निकालने के लिए कहा गया था। चलिए आगे हम एक और सवाल लेते हैं, प्रश्नावली का सवाल है और उस प्रश्नावली के सवाल में अब आगे जो अब सवाल ले रहे हैं वो हम उस सवाल को दोनों विधियों से हल करेंगे। एक बार समलंब चतुर्भुजी नियम से हल करके देखेंगे और एक बार हम सिम्पसन नियम से हल करके देखेंगे। देखते हैं कि दोनों का आंसर हमें किस तरीके से प्राप्त होता है। चलिए तो हमारा सवाल तो देखिए, हमने यहाँ तक अभी तक पढ़ा है आंकिक समाकलन को हल करने के लिए जिन सवाल को हम हल करते हैं तो हम दोनों विधियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। सवाल वही रहते हैं लेकिन हम दोनों विधियों से आंकिक समाकलन का मान निकाल सकते हैं। बस उनके सूत्र और थोड़े से हल करने के टेक्निक में थोड़ा सा अंतर है, बाकी सवाल वही रहेगा। तो एग्जाम में जब पूछा जाता है तो प्रश्न वही रहता है लेकिन विधियां बदल जाती हैं। तो चलिए हम अब जो प्रश्न ले रहे हैं वो प्रश्न जो है प्रश्नावली 10.3 का 10वां नंबर का सवाल है और ये सवाल कहता है कि एक नदी 60 मीटर चौड़ी है, 60 मीटर चौड़ी है। नदी के किनारे से
नदी के किनारे से x मीटर की दूरी पर, x मीटर की दूरी पर गहराई जिसे d अक्षर से दर्शाया गया है गहराई को, वो भी मीटर में होगा। d मीटर में निम्न सारणी में दी गई है और वो सारणी है इस तरीके का दिया हुआ है, जिसमें नदी के किनारे से जो दूरियां हैं उसको x अक्षर से दर्शाया जाएगा और जो दूरियों पर जो गहराई है नदी की उसको d अक्षर से दर्शाएंगे। तो ये हमें दिया गया है 0, 10, 20, 30, 40, 50 और दिया हुआ है 60 मीटर। तो गहराई दिया गया है 0, 3, 7, 11, 8, 6, 4। तो हमें सवाल में क्या करना है वो लिखा गया। तो सिम्पसन एवं समलंब चतुर्भुज नियम से नदी के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हम दोनों विधियों का इस्तेमाल करके नदी के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। चलिए, सबसे शुरू में हम लोग सिम्पसन विधि का इस्तेमाल करते हैं। पहला नंबर लिख लेंगे सिम्पसन नियम। हम सिम्पसन नियम के माध्यम से इस सवाल को पहले हल करेंगे और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर जो नदी के किनारे से जो दूरियां हैं उसको x अक्षर से दर्शाया गया है। दूरियों को 0 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, इस तरीके से नदी के एक किनारे से दूरियां बढ़ती जाएंगी। तो साथ साथ में उनकी गहराई को भी दर्शाया गया है कि जब दूरी 0 मीटर होगी तो उस समय उसकी गहराई नदी की 0 मीटर होगी, और जब 10 मीटर की किनारे से हम 10 मीटर दूर चले जाएंगे नदी में तो उस समय उसकी गहराई 3 मीटर होगी। इस तरीके से नदी की इन गहराइयों को दर्शाया गया है। तो चलिए, इस सवाल को जब हम शुरुआत करेंगे तो x जो चर राशि है, देखिए x चर राशि का प्रथम मान स्मॉल a अक्षर से दर्शाते हैं। a का मान है 0 और अंतिम मान जो होता है वो b का मान होता है। तो b बराबर 60 रखेंगे। अच्छा, d को देखिए, तो d का मतलब यहाँ पर हमें गहराई बताया गया है नदी का, और यही d जो है हमारे चर राशि y के रूप में लेंगे। यानी हम d को हम y लिख सकते हैं, y बराबर d ऐसा लिख सकते हैं। यानी जिस चर राशि d को, गहराई को हम दर्शाएंगे वो होगा अब y। तो y का मान देखिए, x का मान जब 0 होगा तो y का मान 0 कहलाएगा, तो उस समय उसका मान 0 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से अब हम यहाँ पर लिखेंगे, दिया है सवाल में हमें क्या क्या दिया है उसको लिखेंगे। तो a बराबर x का जो प्रथम मान है 0, b बराबर x का लास्ट मान है अंतिम मान 60, और पदों की संख्या n बराबर, तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 x के 7 चर राशियों के मान दिए गए हैं। तो जो भाग होंगे वो होंगे 1 कम कर देने से 6। तो इस तरीके से जो क्षेत्रफल को जब समान भागों में विभाजित करते हैं तो 1 भाग कम हो जाता है, और इस तरीके से n का मान 6 हो जाएगा। तो अब हम h निकालेंगे, तो b माइनस a अपान n का फार्मूला, अच्छा 2n लिखते हैं यहाँ सिम्पसन मेथड में। तो इस तरीके से b का मान है 60 माइनस a का मान 0, और 2n का मतलब होगा सम पदों की से, या 2n का मतलब यहाँ पर n ही है। यानी सिम्पसन मेथड में भागों की संख्या जो है सम संख्याएं होती हैं,
तो इस तरीके से यहाँ सम संख्या भागों की संख्या 6 है तो 2n की जगह हम 6 लिखेंगे। तो इस तरीके से 60/6 हो जाएगा और जब काटेंगे 6 कम 6 6 दाम 60, तो इस तरीके से अंतर जो हमें प्राप्त होगा वो होगा 10। तो अब हम ये तो हुआ इस x वाले चर राशियों के मान को देख करके हमने इनको चुना और उसके बाद h का मान निकाला। अब हमको सवाल में दिया गया है y चुनना है, तो चूंकि x0 का मान के सामने में जो d है उसे हम y0 कहेंगे। तो यहाँ पर हम y0 बराबर 0 लिखेंगे, y1 बराबर हमारा मान होगा अब 3, y2 का मान होगा 7, इसी तरीके से y3 का मान होगा 11, y4 का मान होगा 8 और y5 का मान होगा 6 और y6 का मान होगा 4। तो इस तरीके से जो गहराई हैं उन गहराइयों को हम y0, y1, y2 इस तरीके से चुनेंगे। अब चुनने के बाद हम सीधे सिम्पसन नियम लगाएंगे और उसका सूत्र लगा करके मान ज्ञात करेंगे, क्षेत्रफल को निकालेंगे, नदी का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए सिम्पसन नियम से, तो सिम्पसन के नियम में हम इस नदी के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो उसे लिखेंगे अभिष्ट क्षेत्रफल। तो अभिष्ट क्षेत्रफल, तो इस क्षेत्रफल को ज्ञात करने का जो सूत्र होगा वो होगा अब h/3 इंटू y0 प्लस y2n प्लस 4 इंटू y1 प्लस y3 प्लस डैश डैश डैश, अंतिम पद होगा y2n माइनस 1 और प्लस 2 इंटू y2 प्लस y4 प्लस डैश डैश और अंतिम पद होगा y2n माइनस 2। तो इस तरीके से ये सिम्पसन नियम से अभिष्ट क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र हुआ। इस सूत्र को यदि हम इन मानों के आधार पे चेंज करें तो ये हमारा होगा h/3 इंटू y0 प्लस y2n की जगह लिखेंगे y6 प्लस 4 इंटू, तो यहाँ पर विषम संख्याएं वाले y के मान को रखना है तो y1 प्लस y3 प्लस y5 तक ही होगा और प्लस 2 इंटू यहाँ पर सम पद वाले होंगे तो y2 प्लस y4। इस तरीके से ये हमारा जो सूत्र है वो अब ऐसे परिवर्तित हो जाएगा इन मानों के आधार पे। अब हम इन मानों को जो हमें यहाँ प्राप्त है उन मानों को यहाँ रखेंगे इस सूत्र में और उसके बाद हल करेंगे। अब हमें जो मान प्राप्त है उन मानों को इस सूत्र में रखने पर हमें प्राप्त होगा h का मान हमारे पास 10 निकाले हैं तो 10/3 हो जाएगा। फिर इंटू बड़े ब्रैकेट के अंदर में y0 का मान रखना है तो y0 का मान हमें प्राप्त है 0, तो हम यहाँ पर रखेंगे 0 प्लस y6, तो y6 का मान हमारे पास है 4, तो इस रखेंगे यहाँ पर 4। तो इस तरीके से रखने के बाद प्लस फिर 4 इंटू y1 का मान, तो y1 का मान हमारे पास है 3 और इसी तरीके से हमको y3 का मान रखना है तो y1 का मान 3 और y3 का मान है 11, तो यहाँ रखेंगे 3 प्लस 11 प्लस y5 का मान रखना है तो y5 का मान है 6, इस तरीके से प्लस 2 इंटू y2 का मान, तो y2 का मान हमारे पास है 7 और y4 का मान रखना है 8, तो इस तरीके से यहाँ ब्रैकेट के अंदर में 7 प्लस 8 हो जाएगा। और अब इन मानों को रखने के बाद अब हम गणना करेंगे, तो गणना कैसे कर सकते हैं, देखिए 10/3 ये कटेगा नहीं इसलिए ज्यों का त्यों लिख देते हैं। अब हम 0 इस ब्रैकेट में 0 और 4 को आपस में जोड़ेंगे तो ये हमें मिलेगा 4 प्लस यहाँ पर
4 इंटू जो भी हमें ब्रैकेट के अंदर प्राप्त होगा उनका गुणा करेंगे 4 से ला करके, तो जोड़ेंगे इस ब्रैकेट के अंदर की संख्याओं को, तो 11 और 6 17 और 17 और 3 होता है 20। तो इस तरीके से 20 प्लस 2 इंटू उस ब्रैकेट में 7 और 8 को जोड़ेंगे और उसके बाद 2 से गुणा कर देंगे, तो 7 8 होगा 15। इस तरीके से अब हम आगे हल करेंगे। चलिए आगे हल करने पर हमें 10/3 ही लिखना है और बड़े ब्रैकेट के अंदर में देखिए काम बचा हुआ है, 4 और 20 को गुणा करना है, वहां 2 और 15 को गुणा करना है, तो यहाँ 4 को 4 ही लिखेंगे, प्लस 4 और 20 को गुणा करेंगे तो 20 चौक 80 होता है, प्लस 2 और 15 को गुणा करेंगे तो 15 दूनी 30। तो इस तरीके से अब हम 10/3 और इस बड़े ब्रैकेट के अंदर की संख्याओं को हम आपस में जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद 10/3 में उसका गुणा कर देंगे। तो अब 80 और 30 को हम जोड़ते हैं तो ये होता है 110 और 110 और 4 यानी 114। तो इस तरीके से 10/3 गुणा 114, तो ये 3 से तो किसी संख्या को हम काट नहीं सकते 114 को, तो 3 से इस संख्या को काट नहीं सकते, तो हम 10 और 114 को आपस में गुणा करेंगे तो ये हमें प्राप्त होगा 1140/3 और इस तरीके से अब इस संख्या को हम भाग देंगे। चलिए यहाँ पर हम लोग काट सकते थे, सॉरी इसको चलिए काट देते हैं, कटेगा 3 एकम 3, देखिए 3 तिया 9, 2 बचा 24 हो गया और 3 8 24। तो इस तरीके से अब नीचे कोई संख्या बची नहीं है, 1 है तो उसको छोड़ देना है और 10 और 38 को गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 380। तो ये जो क्षेत्रफल निकला है उसे हम बताएंगे वर्ग मीटर में, क्योंकि यहाँ पर जो x का मान और d का मान जो दिया हुआ है वो मीटर में दिया हुआ है, तो यहाँ चूंकि क्षेत्रफल मीटर में क्षेत्रफल का जो मात्रक होगा वो होगा मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर। तो इस तरीके से हम यहाँ पर अब अंत में लिखेंगे अतः नदी के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 380 वर्ग मीटर होगा। तो हमने उस नदी के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल प्राप्त कर लिया है 380 वर्ग मीटर, जो कि सिम्पसन नियम से निकाले हैं। चलिए इसी सवाल को अब हम समलंब चतुर्भुजी नियम से हल करेंगे। तो देखिए समलंब चतुर्भुजी नियम हो या सिम्पसन नियम हो, दोनों में शुरुआत में हमने जो काम किया है a निकालना, b निकालना, n निकालना, h का मान निकालना, वो दोनों ही नियम में एक समान होता है। तो हम फिर से a b n h नहीं निकालेंगे, जो पहले हमें सिम्पसन नियम में प्राप्त हुआ है उन्हीं मानों को हम आगे यूज करेंगे, उपयोग करेंगे। तो अंतर होता है सिर्फ, दोनों नियम में अंतर सिर्फ सूत्र का है। अभी हम सिम्पसन नियम से नदी के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ज्ञात किए हैं, तो उसके जो सूत्र लगाए हैं उस सूत्र के बजाय अब एक नए सूत्र लिखेंगे जो कि समलंब चतुर्भुजी नियम का होगा। तो चलिए हम अब सेकंड नियम जो इस्तेमाल करेंगे और नदी के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो सेकंड नंबर का जो नियम है वो होगा समलंब चतुर्भुजीय नियम। समलंब चतुर्भुजी नियम
समलंब चतुर्भुजी नियम से हम नदी के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट उसका सूत्र लगाएंगे, क्योंकि बाकी जो मान है वो तो हमें जैसे सिम्पसन नियम में है वही यहाँ भी प्राप्त होगा। तो अब लिखेंगे, इसलिए समलंब चतुर्भुजीय नियम से। तो अब हम सूत्र लगाएंगे, क्या निकालना है हमें? अभिष्ट क्षेत्रफल, यानी नदी के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ज्ञात करना है समलंब चतुर्भुजी नियम से। तो उसका सूत्र होता है h/2 इंटू y0 प्लस yn प्लस 2 इंटू, चलिए उसका जो सूत्र है 2 इंटू y1 y2 y3 y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस डैश डैश डैश, और ये अंतिम पद होगा yn-1 तक। तो इस तरीके से अब हम इस सूत्र को लगाने के बाद हमारे पास जो मान है y चर राशियों y के मान जो हैं उसके आधार पर इस सूत्र को यदि बदलेंगे तो हमें प्राप्त होगा नया सूत्र h/2 इंटू y0 प्लस, यहाँ पर n का मान 6 है तो यहाँ पर लिखेंगे y6 प्लस 2 इंटू, और यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर हमें 6 y6 है, n का मान जब 6 है उससे एक पद कम करके हमको y का मान लिखना है। तो ये होगा y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 प्लस y5। तो इस तरीके से ये बड़ा ब्रैकेट बंद कर देना है। अब हमारे पास जो मान है उन सारे मानों को यहाँ ला करके रखेंगे और हल करेंगे। तो h का मान हमें प्राप्त हुआ था 10/2 हो जाएगा, इंटू y0 का मान हमारे पास है 0 प्लस y6 का मान है 4। चलिए फिर प्लस 2 इंटू y1 का मान, तो y1 का मान है 3 प्लस y2 का मान है 7 प्लस y3 का मान है 11 प्लस y4 का मान है 8 और y5 का मान हमारे पास है 6। तो इन मानों को अब रखने के बाद अब हम हल करेंगे। चलिए हल करने पर देखते हैं हम अगले स्टेप में क्या कर सकते हैं। यहाँ 10 और 2 को आपस में काट सकते हैं, तो 2 एकम 2, 2 पंच 6, 10। तो अब अगले स्टेप में बचेगा 5 इंटू बड़ा ब्रैकेट के अंदर में अब क्या बचेगा, देखिए क्या कर सकते हैं, इन 0 और 4 को आपस में जोड़ सकते हैं। तो 0 और 4 को जोड़ेंगे तो होगा 4 प्लस 2 गुणा, यहाँ पर छोटे ब्रैकेट के अंदर की संख्याओं को आपस में जोड़ना है। तो देखिए 8 और 6 और 8 14, 14 और 1 15, 15 और 7 22 और 22 और 15 और 7 22, 22 और 3 25, 25 का 5 हासिल आया 2, 2 और 1 3। तो इस तरीके से ये हमें प्राप्त होता है 35। अब हम इस बड़े ब्रैकेट के अंदर अभी हमारा काम बचा है 2 और 35 को गुणा करना और जो संख्या प्राप्त होगी उसको 4 से जोड़ना। तो अगले स्टेप में हो जाएगा 5 इंटू बड़े ब्रैकेट के अंदर में 4 प्लस 2 और 35 को गुणा करेंगे तो 35 दूनी होता है 70। तो इस तरीके से 70 प्राप्त होगा और 70 और 4 को आपस में जोड़ेंगे तो ये हमें प्राप्त होगा 74, और उस 74 का 5 के साथ में गुणा होना है। तो जब गुणा करेंगे तो यह हमें प्राप्त होगा 5 चौक 20 का 0 हासिल आया 2 और 5 साते 35 और 35 और 2 37। तो इस तरीके से यह हमें प्राप्त होता है 370 वर्ग मीटर। तो हम लोग यहाँ पर समलंब चतुर्भुजी नियम से उस नदी के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ज्ञात किए तो हमें 370 वर्ग मीटर प्राप्त हुआ, जबकि सिम्पसन नियम से हमें उस नदी के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो प्राप्त हुआ था वो था 380 वर्ग मीटर। तो 10 वर्ग मीटर का अंतर हमें प्राप्त होता है। तो चलिए अब लास्ट में लिखेंगे अतः
नदी के अतः नदी के अनुप्रस्थ काठ का क्षेत्रफल 370 वर्ग मीटर होगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर सवाल एक ही है लेकिन उसको दो विधियों से हल किए और दोनों में नदी के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल थोड़ा थोड़ा अंतर हमें प्राप्त होता है। तो यहाँ के सवाल को जब वार्षिक परीक्षा में पूछा जाता है तो इसी तरीके के सवाल होते हैं। सवाल एक होता है लेकिन उसको पूछने के जो तरीके होते हैं वो दो अलग अलग नियम से पूछा जा सकता है। तो कोई भी सवाल हम सिम्पसन नियम से भी उसको हल करके देखें और समलम चतुर्भुजी नियम से भी उसी सवाल को हम हल करके देख सकते हैं। चलिए, इसी के साथ ये हमारा चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।